नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे नवंबर 2021 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके अंतर्गत हम पार्ट 6 करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के वह पार्ट देख सकते हैं और कंप्लीट जितने भी PYQs है आज तक योगा एग्ज़ाम के जो हुए हैं 2017 से लेकर के वर्तमान तक के सभी को एक साथ देखने के लिए आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे कंप्लीट PYQs एक साथ में मिल जाते हैं। तो इस पार्ट 6 में हम 51 से लेकर के 60 तक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप हमारे साथ मिलकर के नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक्यूरेट योगा की ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, आप नीचे क्लिक करेंगे लिंक पर, या फिर आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट 6 का 51 नंबर क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। स्नायु तंतु की कौन सी क्षमता संवेग को उद्दीपन क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों की ओर संचारित करती है? तो ये प्रश्न दोस्तों एनाटॉमी का है और मैं बार बार कहता हूं कि एनाटॉमी का जो भी प्रश्न होता है उसे आप कोशिश करें कि इंग्लिश लैंग्वेज में करें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में एनाटॉमी इजी होती है समझने के लिए। बाकी जो विद्यार्थी हिंदी में करना चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं, अगर उनका हिंदी में कमांड अच्छा है तो। अगर आप मिड लैंग्वेज में है तो एग्जाम में जब भी बैठे हो तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले एग्जाम को, तो इंग्लिश लैंग्वेज से जो क्वेश्चन की भाषा है वो इजी हो जाती है। जैसे एनाटॉमी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, डाइट एंड न्यूट्रिशन हो गया, इनमें जो है लैंग्वेज इजी हो जाती है। तो चलिए इस प्रश्न को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो अब हमारे पास प्रश्न नंबर 51 जो है हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया, जिसकी आईडी 5569 ये आईडी है। इस प्रश्न की इंग्लिश देखा जाए तो द एबिलिटी ऑफ ए नर्व फाइबर टू ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ सिमुलेशन टू अदर एरिया इज ना। तो नर्व फाइबर क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है हमारे शरीर में। न्यूरॉन्स, आप लोगों ने न्यूरॉन्स की इस तरीके से रचना देखी होगी, है ना। तो न्यूरॉन्स में दो चीजें होती है, एक डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट होता है, और एक एक्सोन होता है। दो चीजें होती है। तो डेंड्राइट क्या करता है? सिग्नल्स को रिसीव करता है और सेल बॉडी को दे देता होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेंड्राइट काम क्या करता है। डेंड्राइट रिसीव करता है सिग्नल्स को और सेल बॉडी की तरफ देता होता है, सेल बॉडी को देता होता है। बीच में ये सेल बॉडी होती है, यहाँ पर सेल बॉडी बोले तो जिसको न्यूक्लियस हम बोलते हैं, सोमा बोलते हैं। और आगे जो होता है फिर एक्सोन के अंदर से जो होते हैं हमारे सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं, उसके ऊपर माइलिनेटेड शीट रहती है। अगर वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है तो उसमें माइलिनेटेड शीट रहेगी ताकि सिग्नल्स फास्ट ट्रांसफर हो सके। तो इसके अंदर से ट्रांसमिशन हो रहा है। इस ट्रांसमिशन को हम क्या बोलेंगे? तो ट्रांसमिशन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है किसी वायर में से ट्रांसमिट हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी किसी तार में से गुजर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको चालकता बोलते हैं कि चालक कि तार में से बिजली गुजर रही है या गुजर सकती है ना। ऐसे ही प्लास्टिक में से तो बिजली नहीं गुजर सकती, तो प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। मतलब उसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। कहने का मतलब ये कि एक्सोन्स या नर्व्स, न्यूरॉन से मिलकर के नर्व्स बनती है और उनमें से जब कोई भी इंपल्सेस गुजरेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? चालकता बोलेंगे, चालक गुण, है ना। संवहन शक्ति, संवहन क्षमता बोलें या संवहन शक्ति, तो हिंदी में हिंदी वाले विद्यार्थी संवहन क्षमता। तो अब इसको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि कंडक्टिविटी इस प्रश्न का उत्तर हो। कंडक्टिविटी मतलब कि कंडक्ट करना, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना, है ना, इलेक्ट्रिकली इंपल्सेस के थ्रू। तो एक्सोन में से सर नर्व्स का जो ग्रुप बनेगा वो एक्सोन के कारण ही बनेगा। तो कंडक्टिविटी इसको बोलते थे कि नर्व फाइबर में से इंपल्सेस जब क्या होते हैं? गुजरते हैं, स्टिमुलेट करते हैं उसको, तो उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या बोलते थे? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट होना, जैसे मसल्स से होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है, आपको पता होगा। इलास्टिसिटी भी मसल्स का गुण है। एक्साइटेबिलिटी भी, कोई भी जब हमारे सामने कोई चीज होती है, जैसे दृश्य के रूप में हमारे सामने कुछ प्रेजेंट हुआ है देखने के लिए, या हमारी स्किन में कुछ टच होता है, तो न्यूरॉन्स एक्साइट होते हैं, है ना, एकदम से, और फिर वो जो होते हैं मैसेज को लेकर के जाते होते हैं। उत्तेजन क्षमता बोलते हैं। तो इसमें से कल को प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सी जो है इनमें से न्यूरॉन की खासियत है। तो न्यूरॉन की खासियत क्या है? नंबर 1 भी है और नंबर 4 भी है, 1 और 4 दोनों है। 2 और 3 की बात की जाए तो ये क्या है? ये मसल्स की खासियत है। इलास्टिसिटी मतलब एक लचीलापन मसल्स में होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि संकुंचन होना, ये भी मसल्स का गुण होता है, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी होता है और कंडक्टिविटी। यहाँ इस प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इसको ध्यान से समझना है दोस्तों। थ्योरी जब आपकी क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते, कल को प्रश्न ऐसे भी घूम सकता है कि बताओ डेंड्राइट सिग्नल्स कहां लेकर के जाता है। तो डेंड्राइट कहां लेकर के जाता है? डेंड्राइट हमेशा सेल बॉडी की ओर सिग्नल लेकर के जा रहा है।
ओके, और एक्सोन कहाँ लेके जा रहा है? एक्सोन सेल बॉडी से सिग्नल लेकर के इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर करके एक्सोन दूर लेकर के जा रहा है सेल बॉडी से, और वो कहीं भी लेके जा सकता है, शरीर में लेके जा सकता है या फिर हमारे किसी शरीर के अंग में या फिर नर्वस सिस्टम के अंदर लेकर जा सकता है। आगे आपको पता होगा न्यूरॉन जो होते हैं वो आपस में डायरेक्टली टच नहीं होते, जैसे कि हमारी मसल्स टच है आपस में बंधी नहीं होती, उनमें गैप रहता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से थोड़ा गैप में रहता है इस प्रकार से ना। तो जो गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते थे, सिनेप्स। ये छोटी सी बात ध्यान रखिए, वो जंक्शन बताइए कि जहां पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ में कांटेक्ट करता है, जुड़ता है। असल में वो जुड़ता नहीं है, वो बस ट्रांसफर करता है सिग्नल्स को ना, ठीक है, उसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स बोलते होते हैं। तो न्यूरो ट्रांसमीटर जहां रिलीज होते हैं या फिर वो जोड़ जहां पर सर कोई भी एक्सोन किसी अंग से जुड़ने की कोशिश करेगा तो उसको हम सिनेप्स बोलेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 52, जो कि गेरंड संहिता से पूछा गया है। गेरंड संहिता में अष्टकुंभक जो है मेंशन किए गए किस श्लोक के अंडर किए गए हैं? चैप्टर नंबर 5/41 में या 5/44 में? यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा आगे आ गया है, ठीक है, इसमें मेंशन किए हैं, या फिर 5/46 में या 5/45 में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर यूजीसी ने जो आंसर की दी है उसके अनुसार उन्होंने अपना उत्तर दिया है, जो ये आंसर सेट कर दिया ऑप्शन नंबर 4, है ना। तो अगर इन फ्यूचर अगर ये सेम क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन का ये परफेक्ट उत्तर नहीं माना जा सकता। 5वें अध्याय का 46, क्योंकि आपको पता है कि गेरंड संहिता जो है बहुत से अलग अलग प्रकाशकों द्वारा, इनके लेखक कौन है? महर्षि गेरंड है, महर्षि गेरंड है इनके लेखक। और गेरंड और राजा चंड कपाली के बीच में ये संवाद है, राजा चंड कपाली के बीच का संवाद है, ठीक है। कौन सा योग दिया था? सप्तांग योग। ये बेसिक बातें आपको पता होगी, इसमें जो है षटकर्मों का विस्तृत वर्णन है, सारी चीजें बताई गई हैं आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि ये पुस्तक लिख दी गेरंड ऋषि ने किसी समय में, अब उस पर अलग अलग लेखक आज वर्तमान में अलग अलग प्रकाशक उस पुस्तक की जो प्रतिलिपियां मिल रही है ओरिजिनल, उसको संभाल रहे हैं और उसको बुक के रूप में पब्लिश कर रहे हैं। तो चौखंबा द्वारा भी प्रकाशित बुक्स मिलती है आपको, बिहार योग मुंगेर से भी प्रकाशित मिलती है, कैवल्य धाम से भी मिलती है, या अन्य कोई भी प्रकाशक है खेमराज जी के द्वारा, बहुत सारे लेखक गण हैं और बहुत सारे प्रकाशक है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो श्लोकों की संख्या हल्की फुल्की ऊपर नीचे है, तो यूजीसी ने इसका उत्तर 4 दिया था, ठीक है। इन फ्यूचर अगर ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि आप अलर्ट रहें कि इस क्वेश्चन के क्या क्या और मायने हो सकते हैं। यहाँ पर आपको गेरंड संहिता के कुछ मैंने स्क्रीनशॉट दिए हैं। जैसे ये गेरंड संहिता देखें तो ये ब्रह्मलीन राष्ट्रगुरु श्री 1008 श्री स्वामी जी महाराज द्वारा लिखी गई है, पीताम्बर पीठ के द्वारा नत्या में। तो इसमें देखिए तो यहाँ पर श्लोक संख्या क्या है? 5वें अध्याय का 45वां श्लोक दिखाया जा रहा है अष्टकुंभक का। अगर बिहार योग मुंगेर जो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी द्वारा लिखी हुई है, जो फेमस है काफी, है ना, तो इनकी द्वारा बात की तो इन्होंने कितना संख्या बताई? 546 संख्या बताई श्लोक की। अगर बात की जाए एक अलग से जो आपको अवेलेबल हो जाए, श्रीसा चंद्र बसु जी के द्वारा लिखी हुई है, इंग्लिश वर्जन है, ये भी 546 कह रहा है, ठीक है। एक और पुस्तक है गेरंड संहिता परमहंस स्वामी अनंत भारती जी के द्वारा, है ना, ये भी चौखंबा ओरिएंटल चौखंबा द्वारा प्रकाशित है, तो इन्होंने श्लोक संख्या क्या बताई इसकी? 548। ऐसे अनेकों पुस्तकें दोस्तों, ये मैंने फेमस है तो थोड़ा सा इनको सामने रख दिया आपके सामने, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। इन पुस्तकों में इस तरीके से श्लोक संख्या बताई हुई है आगे पीछे। तो मतलब आप केवल एक चीज को नहीं मान सकते कि 46 ही है, कहीं पर 48 है, कहीं पर 45 है। अलग अलग पुस्तकों में मैंने रेफरेंस दे दिया है, बुक्स अगर आपको मिल जाए तो उनमें चेक कर सकते हैं। ये इन्हीं पुस्तकों का स्क्रीनशॉट है, यहीं से स्क्रीनशॉट लिया मैंने, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि श्लोक संख्या सभी में अलग अलग है। तो हमारा प्रश्न का उत्तर जो है ये जायज नहीं माना जा सकता। तो इन फ्यूचर जब प्रश्न आता है तो पहली बात तो ये आने की, जब यूजीसी को पता लगता है कि क्वेश्चन उनकी तरफ से गलत दिया गया तो नेक्स्ट टाइम से वो उसको सुधारने की कोशिश करती है और ऐसा क्वेश्चन वो नए के बराबर पूछती है। बट फिर भी आता है तो इस क्वेश्चन के लिए आप इन फ्यूचर में जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का मैंने बताया कि ऑप्शन नंबर 4 यूजीसी ने सेट किया था, परंतु आपको ध्यान रखना है आपके पास अब ज्यादा ज्ञान है ना, हर तरीके का ज्ञान आपको दे दिया गया, चारों पुस्तकों में अलग अलग संख्या मिल रही है, तो ये प्रमाणिक उत्तर नहीं हो सकता इसका एक प्रश्न, ये अपने आप में प्रश्न ही थोड़ा सा ठीक नहीं कह सकते इस प्रश्न को। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं इसी के साथ में हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। योग सूत्र के अनुसार शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प ही किस समापत्ति से संबंधित है? आपको पता होगा संप्रज्ञात समाधि है और असंप्रज्ञात समाधि है योग सूत्र में। संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत 4 समाधियां बताई गई, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत संप्रज्ञात है। जो शुरुआत की जो समाधियां हैं वितर्क और विचार, वितर्क और विचार, इनको समापत्ति कहा गया है, कहते हैं ये समापत्ति है वितर्क और विचार। वितर्क की बात की तो इनके भी 2 भाग है, एक सह वितर्क और एक निर्वितर्क। विचार को भी 2 भागों में बांट दिया, एक सह विचार एक निर्विचार।
जब वितर्क की बात करते हैं तो सूत्र संख्या में कहते हैं 42, जो सूत्र संख्या है यह है पहले अध्याय की 42 नंबर सूत्र संख्या से है। तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पे, तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्ण सवितर्क समापत्ति, माने जहां पर शब्द भी हो, अर्थ भी हो और ज्ञान भी हो, इन तीनों का विकल्प मिश्रण होगा, इन तीनों का ज्ञान रहेगा, तब वो सवितर्क समापत्ति, माने ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, अब हमें तो सर हर तरीके से जानना है, तो निर्वितर्क क्या होगा, कल को निर्वितर्क भी पूछा जा सकता है। तो अगला ही सूत्र महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वो समापत्ति जिसमें स्मृति परिशुद्ध हो, स्मृति परिशुद्ध, ये टर्म एज इट इज याद रखेंगे या सूत्र को रख लीजिए आप, है ना, 43 का। ठीक है, स्मृति परिशुद्ध हो, स्वरूप शून्य, स्वरूप शून्य, अर्थमात्र निर्भाषा, अर्थमात्र निर्भाषा, ना, तो ये कहते 3 गुण आ जाएंगे जब स्मृति परिशुद्ध, स्वरूप शून्य और अर्थमात्र निर्भाषा। ठीक है, तब क्या होगा, तब निर्वितर्क का समापत्ति होती है, जो कि हमारा अभी ऑप्शन नहीं हो। कल को प्रश्न आ जाए इस तरीके से कि बताओ निर्वितर्क में क्या क्या खासियत होती है, स्मृति के परिशुद्ध होना, स्वरूप से शून्य होना और अर्थमात्र का आभास रह जाता है, तो निर्वितर्क समापत्ति मानी जाती है। अस्मिता की बात कीजिए तो अस्मिता क्या होता है, अस्मिता एक क्लेश है जिसे हम क्या बोलते हैं, दृक् दर्शन शक्ति और शक्ति और एकात्मता अस्मिता, दृक् और दर्शन शक्ति की एकता, दर्शन शक्ति, दर्शन शक्ति, ये ध्यान रखेंगे, दर्शन शक्ति माने पुरुष और बुद्धि की सर जो एकता से होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अस्मिता बोलते हैं। और सविचार और निर्विचार, इनके लिए कहा गया कि एतीव सविचार निर्विचारा सूक्ष्म विषय व्याख्याता, कि सविचार और निर्विचार ये दोनों की दोनों, सविचार और निर्विचार ये दोनों की दोनों सूक्ष्म विषयों से संबंधित होती है, सूक्ष्म विषयों का व्याख्यान करवाने वाली होती है, सूक्ष्म विषयों का व्याख्यान करवाने वाली होती है। तो यहां पर हमारे इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं और ये सारी सारी बातें जितनी मैंने की है, ये सारी सारी प्रथम अध्याय जिसे हम समाधिपाद कहते हैं, वहां पर ये चर्चा की गई है। ये छोटी सी बात ध्यान रखें और सूत्र संख्या अच्छे से पढ़ लेंगे इनको, इन फ्यूचर आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है किसी तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन मूल के किस शब्द से हुई है। तो अब ये शिक्षा शब्द है, एडुकेयर वगैरह हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 54 नंबर प्रश्न, इसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया है। एजुकेशन, शिक्षा का मतलब एजुकेशन, एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन रूट्स। तो किस वर्ड से आया है एजुकेशन जो है, एडुकियर और एडुकेयर, CARE और CERE, ये 2 वर्ड होते हैं, एडुलोम और एडुलोम, ऐसा कोई टर्म ही नहीं है जो एजुकेशन को ड्राइव करे। तो ये ध्यान रखना है, एडुसियर या एडुसेयर, है ना, केयर, ये 2 वर्ड है और ये लैटिन रूट है। कल को प्रश्न घूम सकता है, बताओ कि एडुकियर और एडुकेयर ये वर्ड से एजुकेशन बनता है, ये किस भाषा के रूट वर्ड है, तो लैटिन भाषा के शब्द है ना, इस तरीके से बात आ सकती है। तो A एंड C जो है हमारा राइट उत्तर होना चाहिए। ठीक है, कल को ये प्रश्न इस तरीके से भी घूम सकता है कि बताओ द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन रूट वर्ड्स एंड दे नॉट इंक्लूड्स, कि मतलब इनमें से कौन सा नहीं है, तब आपका उत्तर क्या होता है, B एंड D, वो नहीं है लैटिन के, है ना, जो एजुकेशन को डिराइव करते हैं। तो एजुकेशन के लिए ओनली 2 ही टर्म है यहाँ पर, एजुकियर और CARE और CERE, है ना। तो A एंड C इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, इसी के साथ में इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 हुआ। और आगे चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, असर्शन एंड रीजन। तो यहाँ पर इनको देख करके हमें बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। एक्सप्लेनेशन वाले हैं कि एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है। तो ऊपर दिया गया विटामिन B12 RBC में DNA के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। विटामिन B12 होता है वो, उसका नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन, माने उसको ब्लू विटामिन कहते हैं, साइन कलर हो गया, और कोबालामिन बोले तो कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ओके, ये क्या करता है, आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, आरबीसी में डीएनए का संश्लेषण सिंथेसिस करता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये B12। ये बात बिल्कुल सत्य है सर। ठीक है, ब्लड से अगर ये नहीं होगा तो हमारे अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, तो ब्लड की कमी को एनीमिया बोलते हैं, और एक विशेष प्रकार का एनीमिया होता है जिसको हम परनीशियस एनीमिया बोलते हैं, परनीशियस एनीमिया बोलते होते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा, परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। और अगर ये परनीशियस एनीमिया होता है, B12 की कमी होता है, B9 भी हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा, और B9 होता है फोलिक एसिड, वो नहीं पचेगा, फोलिक एसिड नहीं पचेगा, तो उसके कारण क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक, माने इनडायरेक्टली B12 जो होता है हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी करवा सकता है। प्राइमरी नंबर 1 परनीशियस एनीमिया, दूसरा क्योंकि B9 भी नहीं पचेगा इसकी कमी से, B12 की कमी से, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी आपका सेकेंडरी रूप में हो सकता है इससे। तो ये चीज ध्यान रखनी है। साइनोकोबालामिन इसका साइंटिफिक नेम है, आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, परनीशियस एनीमिया इसकी कमी से हो जाएगा, ये छोटी सी बात। अब आरबीसी में डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ए हमारी राइट बात है। इसकी कमी से कोशिका की परिपक्वता नहीं होती। आपको पता होगा कि आरबीसी ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता,
अगर नहीं पता है तो ये बात आज से ही नोट कर लिए कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता ह्यूमन आरबीसी में, ठीक है, मैच्योर में। परंतु जब उसका फॉर्मेशन होता है, शुरुआत में जब बन रही होती है, तो उसके अंदर आरबीसी जो होती है बहुत बड़े साइज की होती है और उसमें आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है तो उसका न्यूक्लियस जो होता है वो टूटता जाता है, खत्म हो जाता है और उसका अंदर का न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। तो मैच्योर आरबीसी जो होती है, मैच्योर आरबीसी, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात, कल को ए एंड आर के रूप में एग्जामिनर घुमा सकता है। और उसका साइज जो पहले वाली होती है उसके अपेक्षा उसका छोटा साइज होता है, उसका साइज होता है छोटा होता है ना आरबीसी का, पहले के मुकाबले। पहले क्योंकि न्यूक्लियस है तो उसका साइज बड़ा है और अब उसका न्यूक्लियस गायब हो गया तो इसका साइज छोटा हो गया आरबीसी का, ठीक है। तो परिपक्वता नहीं होती, अगर आरबीसी B12 नहीं मिलेगा तो आरबीसी मैच्योर नहीं होती, न्यूक्लियस खत्म नहीं होगा उसका, डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है, और कोशिका विभाजन सेल डिवीजन नहीं होगा, ये बात भी सही है। ए एंड आर बोथ आर राइट। क्या ये एक्सप्लेनेशन भी सेम है? ऊपर वाली बात आरबीसी के लिए कही जा रही है डीएनए सिंथेसिस के लिए, और यहाँ पर भी सर सिंथेसिस की बात की जाए, डीएनए सिंथेसिस बोले तो एक तरह से डिवीजन से बात है, ठीक है, उसी की बात की जा रही है, आरबीसी की सेल की बात की जा रही है। तो ए एंड आर दोनों राइट है और आर ए की सही व्याख्या है, माने विटामिन B12 जो होता है वो आरबीसी में डीएनए सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो कम हो गया तो सर मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, इमेच्योर आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएगी, और फिर सेल डिवीजन भी नहीं हो पाएगा, मतलब आरबीसी एक से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा साइनोकोबालामिन इसका साइंटिफिक नेम, और पर्निशियस एनीमिया इसकी कमी से, ये जानना आवश्यक है, प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जामिनर इससे भी नेक्स्ट टाइम में। तो आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न, योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण क्या कहे जाते हैं? तो यहाँ पर है ना, अब आपको प्रश्न किसी विद्यार्थी ने मान लीजिए योग दर्शन योग तत्व उपनिषद पढ़ नहीं रखा, बिल्कुल बिना पढ़े गया, फिर भी इस प्रश्न का उत्तर कॉमन सेंस से दे सकता है, इस प्रश्न को देख करके घबराना नहीं चाहिए। देखो ध्यान से कि योग सिद्धि के लक्षण, तो योग सिद्धि होगी तो सब अच्छी अच्छी बातें होती है हमारे शरीर में, है ना, खराब तो कुछ भी नहीं होता। तो शरीर हल्कापन होता है, बिल्कुल हल्कापन हो जाता है, लघुता आ जाती है। अकृष्टों का मतलब होता है कि फैट, है ना, मोटापा होना, ठीक है, तो ये चीज तो नहीं होती। बी मेरा पक्का नहीं होगा, तो बी जहां पर भी है वो कैंसिल हो जाएगा उत्तर, ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता, 2, ये 1 भी नहीं हो सकता, ठीक है। स्थूलता भी मोटापे को कहते थे, सी भी मेरा उत्तर नहीं होता, सी जहां पर है वो भी मेरा उत्तर कैंसिल, तो मेरा उत्तर निकल आया। अब मैंने पढ़ा नहीं हुआ योग तत्व उपनिषद और एग्जाम में मैं बैठा हूं, तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को, इस टाइप के जितने प्रश्न है उनको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर चीज को करने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, आपकी कॉमन सेंस जरूरी है। आप पढ़ते क्यों हैं? ताकि आपके अंदर इतनी कॉमन सेंस आ जाए कि आप अपने आने वाली कठिनाइयों को, अपनी समस्याओं को खुद ब खुद सोल्व कर सके, है ना, पढ़ लिख करके, तभी तो हमें पढ़ना है। तो अब हमारे सामने एग्जाम में ये प्रश्न आ गया और हमने पढ़ा नहीं हुआ, तो हमने कुछ और पढ़ा हुआ है, उसके ब्याह पर इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है कि क्या क्या होता है योग सिद्धि के लक्षण। एक तो शरीर लघुता हो जाती है बिल्कुल, और जठराग्नि विवर्धन होता है, जठराग्नि मंद नहीं होती कभी भी, है ना, मंद तो रोगियों की होती है, तो जठराग्नि तेज होती है हमारी। तो ए एंड डी इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, जो हमने क्या किया, इंक्लूड या एक्सक्लूड करके, इसको टेक्निक बोलते हैं, इस टेक्निक का नाम क्या है, एक्सक्लूड करके भी उत्तर देते थे। एक्सक्लूड मतलब कि जो आपको लगता है कि नहीं हो सकता उसको आप निकाल दें और उसके ब्याह पर देखिए कि ऑप्शन क्या बनता है आपका, तो उस तरीके से आप उत्तर चयन कर सकते हैं। हालांकि ये सामान्य सा प्रश्न है, ये एक तो सामान्य है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे पेपर 1 में या पेपर 2 में, तो आपको उनके लिए टेक्निक बहुत कामयाब है, वहां पर आप इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ये प्रश्न जो है पतंजल योग सूत्र के अनुसार पर वैराग्य के लक्षण, ये पूछा, और ये प्रश्न लगभग दोस्तों योग सूत्र का नाम जब भी आता है ये रिपीट होता ही होता है। प्रथम अध्याय में 2 सूत्र हैं, 15वां और 16वां। 15वां जो है वशीकार संज्ञा की बात करता है, दृष्टा अनुशर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, माने वशीकार संज्ञा वैराग्य क्या है, वशीकार संज्ञा वाला वैराग्य, है ना, वशीकार वैराग्य बोलते हैं जिसको, वो क्या है, उसमें कहते हैं एक तो दृष्टा, देखी हुई चीजें, दृष्टा, और एक सुनी हुई अनुश्रविक, अनुश्रविक, इनके प्रति तृष्णा रहित स्थिति बन जाती है, तृष्णा रहित कंडीशन बन जाती है, तृष्णा रहित ना इसको बोलते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, दृष्टा और अनुश्रविक, ये है, ये तो क्या है, वशीकार को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, वैराग्य जो है महर्षि पतंजलि 2 प्रकार से डिस्कस कर रहे हैं उसको, व्यास भाष्य जो है एक्सप्लेन किया गया व्यास भाष्य में। वैराग्य एक तो अपर कोटि का है और एक पर कोटि का। पर शब्द जब भी आता है तो मतलब समझ जाइए श्रेष्ठतम शब्द को कहते हैं, पर मतलब इस इंद्रिय जगत से, इस भौतिक जगत से परे की चीजें, ठीक है। तो मतलब श्रेष्ठतम जगत, ईश्वर इस जगत से, इस भौतिक जगत, इस पंच महाभूतों से, इंद्रिय आदि से अतीत है, वो श्रेष्ठ है ना। तो अपर इसी भौतिक जगत के अंतर्गत,
ठीक है। अपर में 4 प्रकार होते हैं, सीक्वेंस याद रखनी है, यतमान, व्यतिरेक, और व्यतिरेक के पीछे एक आया तो एक से ही एक केंद्रीय, एक केंद्रीय ना, ठीक है ये, और लास्ट में वशीकार। तो वशीकार आपको एक प्रथम अध्याय के 15वें सूत्र में आपको मिल जाता है, दृष्टानुसर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो ये दृष्ट और अनुसर्विक ये किसके हैं, ये वशीकार संज्ञा के हैं, वशीकार वैराग्य के लक्षण है ये, ठीक है। तो अब इतना आपको पता है तो आप क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर सकते हैं, ए मेरा उत्तर नहीं होगा और बी मेरा उत्तर नहीं होगा इस प्रश्न का, क्योंकि वो पर वैराग्य के है। पर वैराग्य के लिए क्या कहते हैं, प्रथम अध्याय के 16वें सूत्र में कहते हैं तत्परम पुरुष ख्याति, कि वो पर वैराग्य है जिसमें पुरुष की ख्याति, पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम, गुणों में, गुण माने प्रकृति के तीनों गुण, माने प्रकृति में वितृष्णा का भाव आ जाता है, वितृष्णा का भाव आ जाता है, वो पर वैराग्य है। तो यहाँ पर पर वैराग्य को अलग से एक्सप्लेन किया है महर्षि पतंजलि ने, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो पर वैराग्य अपने से पूछा है, पर वैराग्य के लक्षण क्या क्या होगा, एक तो पुरुष ख्याति होती है और गुणों में वितृष्णा, तृष्णा का अभाव हो जाता है, तो डी एंड ई होना चाहिए। तो यहां से इंक्लूड या एक्सक्लूड करके आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं, डी एंड ई, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। तो कल को पूछा जा सकता है, बताओ पर वैराग्य के जो लक्षण है या अपर वैराग्य के लक्षण है महर्षि पतंजलि ने किस अध्याय में डिस्कस किए हैं, तो प्रथम अध्याय में समाधिपात जिसका नाम है ना। या पूछा जा सकता है अपर वैराग्य बताइए क्या है, या वशीकार संज्ञा वैराग्य बताइए क्या है, तो वशीकार संज्ञा क्या है, देखा हुआ और सुना हुआ उनमें राग रहित स्थिति, वो है वशीकार। तो ए बी उत्तर हो जाता है इसका, अगर वशीकार पूछा जाता तो आपसे। अगर पूछा जाए अपर वैराग्य की सीक्वेंस रखिए, तो यतमान, व्यतिरेक, एक आया तो एक से ही आगे स्टार्ट हुआ, एक केंद्रीय ना 3, और वशीकार तो लास्ट में है ही है, देखे और सुने हुए में वैराग्य होना। तो इस तरीके से आपका प्रश्न का उत्तर हुआ। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न, ऐत्रेयोपनिषद में जिनकी चर्चा की गई है वे क्या है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व के बारे में बात की गई है, संज्ञानम, आज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, ब्रह्म, इस तरीके से ये बात कही गई। तो ए बी सी डी आपके चारों उत्तर होंगे। ऐत्रेय उपनिषद की बात कीजिए तो यह ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद है, और मुख्य 10 उपनिषदों में इसकी काउंटिंग होती है, मुख्य 10 उपनिषद में इनकी काउंटिंग होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ए बी सी डी जहां पर ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब बात की जाए तो ये प्रश्न किस तरीके से आया, ये प्रश्न जो है आत्मा तत्व जो उसके लक्षण बताए गए हैं, तीसरा अध्याय है उसका प्रथम जो खंड है उसके अंतर्गत दूसरा जो मंत्र है उसमें ये डिस्कशन किया गया है। वहां कहा गया है कि यद एतद हृदयम, ये जो है कहते हृदय में वसा हुआ है, मनश्च एतद कहते ये मन में है, ये मन है, ये संज्ञानम, आज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, मेधा, दृष्टिर, धृतिर, मतिर, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, क्रतर, असुह, कामो, वश इति, इस तरीके से इसके बारे में बताया गया कि सर्वाणी एतानि प्रज्ञानस्य नाम ध्येयानि भवति, कहते ये सारे के सारे इस प्रज्ञान मतलब आज्ञा, इस ज्ञान से पूर्ण ये जो आत्म तत्व कहते इसी के सब नाम है, ये सारे के सारे उसी तत्व के नाम बताए गए चारों के चारों। तो ये छोटा सा याद रखेंगे, हो सके तो इस मंत्र को एक बार देख लेंगे वास्तव में उपनिषद खोल करके इस संख्या पर, तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा इसके बारे में कि क्या कहा गया है। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 59 नंबर प्रश्न, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हाउ मच पार्ट ऑफ स्टमक शुड बी लेफ्ट एम्प्टी फॉर स्पेस ड्यूरिंग मील, भोजन करते समय आमाशय के कितने भाग को रिक्त छोड़ा जाना चाहिए, खाली छोड़ा जाना चाहिए। तो यहां पर ये ध्यान देंगे आपकी, ये आयुर्वेद के अनुसार प्रश्न पूछा है आपसे, तो किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट के अनुसार नहीं पूछा, तो ये अपने आप में पहले ही प्रश्न जो होता है थोड़ा सा गड़बड़ में है पूरी तरह से। तो आयुर्वेद में आपको पता है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट है बहुत सारे, और उन सभी में सर अलग अलग चीजें बताई जाती है। जैसे मैं पहले हठपर दीपिका की बात करूं, अगर हठ योग के आप विद्यार्थी हैं है ना, योग विषय में नेट देने जा रहे हैं, हठपर दीपिका हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश विवर्जित, 1/4 कहते खाली छोड़ना है ना, बाकी आप भोजन कीजिए जैसा करना है। सेम ऐसा ही सर अन्य ग्रंथों में देखने को मिलता है लगभग योग में, परंतु अगर आयुर्वेद में जाए तो आयुर्वेद के अलग अलग मत हैं इसमें। आयुर्वेद में मैं आपको लेकर के चलता हूं एक टेक्स्ट के अंदर, आपको दिखाता हूं एक श्लोक, आप देख पा रहे होंगे, अष्टांग हृदय अन्नेन कुक्षिर द्वावंशो पानेन एकम प्रपूरयेत आश्रम पवनादीनाम चतुर्थम अवशोषयेत, कहते अन्न के लिए आप पेट को कहते सबसे पहले तो कुक्षी जो है आपका अमाशय, उसको 4 भागों में अलग अलग डिवाइड किया हमने। इनमें से कहते पहले 2 भाग अन्नेर कुक्षिर द्वा अंशो, कहते 2 भाग जो है आप 4 में से 2 भाग जो है आपने क्या किया सर, भोजन किया है ना, भरा हुआ पेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में आपने जो ये तीसरा भाग है यहां पर क्या लेंगे, पानिन एकम, एक भाग आपने क्या किया, पी लिया है ना, जो भी आपको पीना था, दूध पीना था या कांजी जल आदि या लस्सी वगैरह जो भी मट्ठा आदि पीना था,
वो ले लिया सर। फिर एक भाग जो ये है, ये फोर्थ हिस्सा जो है, इसको आपने क्या छोड़ा, खाली छोड़ा। और खाली क्यों छोड़ना है, ताकि पवन आदि, वायु आदि जो है अपनी गति कर सके, वात पित्त कफ अपनी अपनी क्रियाएं कर सके। तो अष्टांग हृदय कहता है कि हमें 1/4 भाग खाली छोड़ना है। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई, हमें ये बात क्लियर है। परंतु जब हम चरक संहिता में देखते हैं विमान स्थान के अंतर्गत, तो वहां पर सर हमें बिल्कुल एक अलग चीज मिलती है। वहां कहा गया है, कहते पेट को आप कितने भागों में बांटो, 3 भागों में बांटो। कुक्षी जो है जिसे अमाशय कहा गया है, उसको 3 भाग करें ना। 3 भाग में से फिर आपको 2 भागों में क्या करना है, भोजन आदि करना है, और 1 भाग को दोषों की गति के लिए छोड़ना है। चरक संहिता कहती है कि आपको 1/3 भाग खाली छोड़ना है, 1/3 भाग खाली छोड़ना है। ऐसी अन्य ग्रंथ है, इन सभी में अपने आप में मतभेद शामिल है ना। तो ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, चरक संहिता के अनुसार नहीं पूछा गया, ना ही सुश्रुत के अनुसार पूछा गया, ना ही अष्टांग हृदय वाघभट्ट जी के अनुसार पूछा। तो ये अलग तरीके का प्रश्न है जो कि संपूर्ण रूप से पूछा गया, और उसके ऑप्शन भी इस तरीके से दिए गए हैं आपको, है ना, जो मिक्सिंग वाले हैं। तो ये दोनों के दोनों ही इसके राइट ऑप्शन होने चाहिए। मैं प्रश्न दिखाता हूं आपको फिर से। तो यहां पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 1, यहां पर 1/3 पार्ट कह रखा है। अगर चरक संहिता के अनुसार देखें तो 1/3 पार्ट हमें खाली छोड़ना है, एम्प्टी छोड़ना है। और अगर हम बात करें अष्टांग हृदय की, तो उन्होंने 1/4 की बात की है। तो असल में ये दोनों ही ऑप्शन आपके राइट हैं। यह प्रश्न अपने आप में पूर्ण अच्छा प्रश्न नहीं कह सकते इसको, तो ये यूजीसी ने दे दिया था इसका आंसर, 1/4 भी दिया था एक बार में, 1/3 भी कर दिया था। तो इस तरीके के प्रश्न जो होते हैं गलत होते हैं, इसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं बाद में भी, है ना। तो ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है अपने आप में, ये क्वेश्चन प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से ये प्रश्न का जो उत्तर है हम राइट नहीं दे पाएंगे इसका कोई भी। 1/3 भी है, 1/3 हमने किन के अनुसार देखा, 1/3 चरक के अनुसार पाया, और 1/4 जो है अष्टांग हृदय इनके अनुसार देखा था। तो मतलब दोनों ही ये प्रश्न अपने आप में पूर्ण है, खाली छोड़ने के लिए बात है। हठ प्रदीपिका योग की बात करें तो 1/4 कहा जाता है हमेशा ही खाली छोड़ने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इस प्रश्न का कोई प्रमाणिक उत्तर नहीं है उसका, दोनों ही आपके राइट उत्तर हैं, 1 और 3 दोनों ही, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 60, योग कुंडली उपनिषद के अनुसार सहित कुंभक है। पहले तो योग कुंडली उपनिषद में थोड़ी चर्चा करते हैं। योग कुंडली उपनिषद के प्रारंभ होता है, कहता ये हमारा जो चित्त है वो चंचल है। उसकी चंचलता के 2 कारण है, एक तो वासना और एक समीर। समीर का मतलब प्राण को कहा गया, मैं प्राण लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, वासना और प्राण। कहते इनमें से एक को विजय प्राप्त कर लो तो दूसरा अपने आप विजय प्राप्त हो जाएगी। प्राण पर विजय प्राप्त की तो वासना पर विजय होगी, और वासना को विजय हासिल की तो प्राण पर विजय हासिल होगी। तो कहते इसके लिए सबसे पहले आप, और उससे क्या होगा, चित्त की चंचलता समाप्त हो जाएगी, इन पर विजय हो गई तो। इसलिए सबसे पहले करो प्राण पर विजय, मतलब चित्त की चंचलता अगर समाप्त करनी है तो प्राण विजय कीजिए। और प्राण विजय हेतु कहते 3 उपाय हैं। 3 उपाय क्या क्या हैं, कहते इसके लिए एक तो मिताहार कीजिए, मिताहार, आसन कीजिए ना, आसन लगाइए, ठीक है। आसन 2 का वर्णन किया गया है सिद्धासन पद्मासन के रूप में। और उसके बाद में क्या कीजिए, कहते आप शक्ति चालन कीजिए, शक्ति चालन, ठीक है। ये 3 चीजें कही गई है। अब शक्ति चालन के 2 भेद किए गए थे। शक्ति चालन में कहते एक तो सरस्वती चालन आ जाता है, सरस्वती चालन, और एक शक्ति चालन में कहा गया कहते हैं प्राण रोध, प्राण संरोध नाम दिया गया है। तो प्राण संरोध में प्राणायाम बताया गया, दो प्रकार से किए हैं प्राण संरोध भी। कहते एक केवली कुंभक होता है और एक सहित कुंभक होता है। केवली कुंभक में तो केवल कुंभक लग जाता है, सहित कुंभक यहाँ पर फिर बताए गए हैं 4 प्रकार से। और वो 4 प्रकार कौन से हैं, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। ये 4 जो है योग कुंडली उपनिषद में कुंभक बताए गए हैं जो सहित के अंतर्गत काउंट होते हैं। ये छोटी सी बात ध्यान रखें, और ये सीक्वेंस मन में बैठा लें कि मिताहार, आसन और शक्ति चालन, ये 3 उपाय बताएं प्राण विजय करने के लिए। आसन कितने हैं, 2 हैं, कौन कौन से हैं, सिद्धासन और पद्मासन, ये 2 आसन बताए गए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर 2। इसके साथ में इस उपनिषद को अच्छे से पढ़ लें आप इन फ्यूचर के लिए। बात की जाए बाह्य अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति, है ना, ये कहाँ पर है, ये योग सूत्र में वर्णित है, महर्षि पतंजलि इनको एक्सप्लेन करते हैं। और प्लावनी, मूर्छा, शीतकारी आदि आपको जो है गेरण संहिता में या हठ प्रदीपिका में आपको मिल जाते हैं, तीनों की तीनों। गेरण संहिता में शीतकारी का वर्णन नहीं किया गया है, ये तीनों हठ प्रदीपिका में आपको मिल जाते हैं। जो हाँ टोटल 8 कुंभक है, उनमें से 3 जो है ये तीनों कुंभक इंक्लूड है वहां पे, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा ये सत्र जो है संपन्न होता है। पार्ट 6 हमने कंप्लीट किया। यदि आप हमारे साथ मिलकर के नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एक्यूरेट योगा के नाम से प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। अन्यथा आप डिस्क्रिप्शन में अगर देखेंगे वीडियो के तो वहां पर आपको लिंक दिया गया है, वहां से भी आप डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।
और यदि आपको किसी तरीके की कोई पूछताछ करनी है तो हमारे ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसी के साथ में आपका धन्यवाद। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आए। सो थैंक यू टू ऑल। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।